हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न टू ग्रो विद डीएस यूट्यूब चैनल पर। तो आज एक और नई क्लास के साथ आप सभी के बीच आए हैं। आप सभी को पता है हम लोग सिलेबस कंप्लीट कवर कर रहे हैं बीएड सेकंड सेमेस्टर का, तो उसी के रिगार्डिंग ये जो हमारी क्लास है आज की क्लास 4 है। उम्मीद करते हैं आपने अभी तक की 3 क्लास देख ली होंगी। अगर वो अब देखी है तभी आपको 4th क्लास समझ आएगी। तो आज की क्लास में हम एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की जो नीड्स है, आवश्यकता क्यों पड़ती है, वो समझेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए, कैसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन प्रस्तावना लिखना है पेपर में, उसके बाद हमको फाइनल कंक्लूजन लिखना है। तो दोस्तों, शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावी प्राप्ति हेतु शैक्षिक प्रशासन आवश्यक है। तो अगर शिक्षा के उद्देश्य जो एम है उसकी प्राप्ति करनी है तो उसके लिए जो प्रशासन है वो बहुत आवश्यक है। इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस आप लिख सकते हैं प्रस्तावना के अंदर। तो देखिए, जब हम भी कभी भी प्रस्तावना लिखते हैं तो जो भी टॉपिक है उसका जो संक्षिप्त विवरण आप वहाँ पे वर्णन आप वहाँ पे कर लेते हैं। जैसे कि आप एडमिनिस्ट्रेशन की नीड्स लिख रहे हैं तो आप उसकी आवश्यकता क्यों है उसके लिए आप 1-2 वाक्य लिखेंगे इंपॉर्टेंट, और जब पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर देंगे तो लास्ट में आप उसका कंक्लूजन लिखेंगे। ऐसा करने से आप बाकी के बच्चों से अपना आंसर ज़्यादा बेस्ट और अच्छा बना सकते हैं। ऐसा करने से जो भी हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है, अगर मैंने फर्स्ट पेपर में ऐसा नहीं करा था, लेकिन जो सेकंड और थर्ड पेपर है उसमें ऐसा करा था, तो से उसमें मार्क्स का डिफरेंस मुझे देखने को मिला। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रस्तावना से अपना आंसर शुरू करें। प्रस्तावना लिखने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि जो भी आपका टॉपिक है उसके जो भी उसका ना 1-2 लाइन में 1-2 वाक्य में आप पूरे टॉपिक को 1-2 वाक्य में समझाना है आपको, ये टॉपिक कहना क्या चाहता है करके। उसके बाद जो आपको उसके बारे में डिटेल में लिखना है। देखो, जैसे हमने इसका क्षेत्र एक्सप्लेन करना है, नीड एक्सप्लेन करना है ना, कि एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की क्यों हमें नीड है, क्यों उसकी आवश्यकता है। तो हमने क्या करा, शिक्षा के उद्देश्यों की प्रभावी प्राप्ति के लिए, यानी शिक्षा के एम्स को इफेक्टिव हमें प्राप्ति हो, इसके लिए हम क्या करें, इसकी आवश्यकता है बोल रहे हैं इस एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की। यह विद्यालय के सभी कार्यों का व्यवस्थित संचालन, समन्वय, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करता है। बस इस तरह से 2-3 लाइन लिख दी उसके बारे में। फिर हम क्या करेंगे और अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे कि शैक्षिक प्रशासन के आवश्यकता एवं अर्थ, इसकी आवश्यकता और अर्थ को हम यहाँ पे समझाएंगे एग्जामिनर को। तो यहाँ पे देखिए, आप इसमें देख सकते हैं जो आवश्यकता से तात्पर्य है वो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो भी हम ये वियोजन नहीं नियोजन होगा, प्लानिंग करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी संगठन हम बनाते हैं अच्छे से ऑर्गेनाइज हो पाए हमारी प्लानिंग। उसके बाद डायरेक्ट करते हैं, निर्देशन करते हैं, समन्वय स्थापित करते हैं और पर्यवेक्षण करते हैं, ये और नियंत्रण करते हैं। ये जैसे कार्यों को प्रभावी और कुशल संचालन के लिए आवश्यक है एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए क्यों आवश्यक है, इसका कॉन्सेप्ट को समझाते हैं यहाँ पे कि शिक्षा एक जटिल परिक्रिया है। क्या जो शिक्षा है वो एक जटिल परिक्रिया है। इसमें अनेक तत्व और क्रियाएं सम्मिलित हैं, बहुत सारे तत्व और क्रियाएं संबंधित हैं। इन सभी कार्यों को एक दिशा में और योजना के अनुसार चलाने के लिए प्रशासन की आवश्यकता है। प्रशासन के बिना अव्यवस्थित, अनियोजित और अप्रभावी हो जाएगा। तो जो भी प्रशासन के बिना पूरा हमारा एजुकेशन सिस्टम है ये क्या हो जाएगा, अव्यवस्थित, अनियोजित और अप्रभावी हो जाएगा। यानी उसके बाद देखिए इसके बारे में 1-2 देखो, जैसे आपके सिलेबस में ना प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन है और दूसरा हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा है एजुकेशन मैनेजमेंट, 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड 2 आप विद्वानों की डेफिनेशन को भी याद रखिए। मैंने पिछले 3 क्लासेस बना दी हैं और तीनों क्लासेस में आपको प्रोवाइड करवाई है डेफिनेशन। तो उनमें से आप कोई भी याद रख सकते हैं जो आपको इजीली याद हो जा रही है। और इससे क्या होगा, विद्वानों का नाम और डेफिनेशन लिखेंगे तो आपका आंसर और ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो देखिए यहाँ पे जो जॉर्ज आर टेरी ये बोलते हैं कि प्रशासन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए व्यक्तियों के कार्यों को, यानी जो निर्धारित उद्देश्य है उसकी प्राप्ति करने के लिए व्यक्तियों के कार्य को नियोजित, संगठित, प्रेरित और नियंत्रित करा जाता है। उसके बाद हर्बर्ट साइमन है आए और इनका कहना है कि प्रशासन वह गतिविधि है जो बड़े पैमाने पर सहयोगी प्रयासों को समन्वित, सुव्यवस्थित करके लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करती है। तो बड़े पैमाने पर समन्वित, सुनिश्चित करके लक्ष्यों की प्राप्ति करती है, प्रयास करके। अब देखिए ये 2 डेफिनेशन हो गई। उसके बाद आगे हम एक-एक करके इसके नीड्स को समझेंगे और इस वीडियो में हम पूरी यहाँ पे 8 नीड्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए पहले जो है आप ना इसे एग्जाम में याद भी रख के जाइएगा। सबसे पहली है जो उसकी नीड पड़ी वो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पड़ी थी। संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग हो पाए इसके लिए पड़ी, कार्यों का समन्वय हो पाए अच्छे से, प्रभावी नेतृत्व के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए, निर्णय लेने में सहायता के लिए और मानव संसाधनों का सही तरीके से उपयोग हो पाए इसके लिए। तो आगे एक-एक करके इन सभी को देखते हैं नीड्स को। सबसे पहले देखते हैं, देखिए एग्जाम्पल के साथ देखेंगे ताकि आपको साथ ही साथ याद भी हो पाए। सबसे पहला देखते हैं शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, हम सबसे पहले नीड देख रहे हैं, उसके अंदर है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति। तो जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है वो विद्यार्थियों का ओवरऑल डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास करना है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योजनाबद्ध, यानी प्लान्ड और संगठित, ऑर्गेनाइज्ड और नियंत्रित कार्य आवश्यक है। प्रशासन यह सुनिश्चित करता है कि सभी शैक्षिक गतिविधियां उद्देश्यों की ओर अग्रसर रहे। तो ये सारी चीजें हैं, इसीलिए जो ये इंपॉर्टेंट है, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की नीड हमें पड़ी।
देखिए एक उदाहरण से समझिए, यदि विद्यालय में समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना, मूल्यांकन करना और सह पाठ्य चर्चा विधियों करवाना है, तो इसके लिए उचित प्रशासन आवश्यक है। तो अगर विद्यालय में समय पर हमें अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवाना है और इवैल्यूएशन हो, मूल्यांकन हो, ये देखना है, और जो सह पाठ्य चर्चा विधियां करवाना है, तो इसके लिए एक उचित प्रशासन, एक उचित मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। और वो मैनेजमेंट हमको जो प्रोवाइड करवा रहा है ना, वो जो करा रहा है वो एडमिनिस्ट्रेशन करा रहा है। अब एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एक ब्रॉड लेवल पे है, उसके बाद स्कूल लेवल पे भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है। हमारी सिलेबस में जो सेकंड यूनिट है वो पूरी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पर बेस्ड है, तो वहाँ पे हम स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है उसके बारे में समझेंगे। सेकंड चीज अब यहाँ पे समझते हैं हम, दूसरी नीड हमको क्यों पड़ी, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग हो पाए। तो विद्यालय में जो मानव, भौतिक और वित्तीय शैक्षिक संसाधनों की समिति, एक सेकंड, हाँ, संसाधनों की सीमित होते हैं। तो इस विद्यालय है वहाँ पे मानव, भौतिक, वित्तीय और जो शैक्षिक संसाधन है वो सीमित होते हैं, उसका अच्छे तरह से उपयोग हो पाए, इसके लिए हमें एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की नीड पड़ी। विद्यालय में तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन बोल सकते हैं। प्रशासन इन संसाधनों को नियोजित, संगठित और नियंत्रित करके उसका सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करता है। आप इस बात को समझें कि अगर हम एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो वो जो मानव है तो वो सभी स्कूल को प्रोवाइड कराएगा, जितने भी स्कूल्स हैं। मानव से आप एक तरह से टीचर समझ सकते हैं, और जो भौतिक संसाधन है जैसे बुक्स है या फिर चेयर्स, टेबल, या फिर जो भी भौतिक संसाधन है, या फिर विद्यालय अच्छा भवन ही हो गया, वो सभी स्कूल को प्रोवाइड करवाएगा एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। वित्तीय सहायता सभी स्कूल को इक्वालिटी के साथ प्रोवाइड हो, ये भी तो वही देखेगा ना एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसी के अंदर आ जाएगा ये सारी चीजें। अब देखो, इससे अपव्यय, दोहराव और अनावश्यक खर्च से बचा जा सकता है। तो अगर हम अच्छे से मैनेज करने वाला एक हमारे पास प्रशासन होगा, तो इससे हम क्या करेंगे, जो कम खर्च के से अनावश्यक खर्च से हम लोग बच सकते हैं। उसके देखिए इसके एग्जांपल समझिए, सीमित बजट में अधिक से अधिक छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना और संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना, ये इसका एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं। अब देखिए थर्ड हमारी नीड क्यों पड़ी, कार्यों में समन्वय हो। जैसे विद्यालय में अनेक व्यक्ति अपने विभाग अलग अलग होते हैं, जो पूरा एक विद्यालय होता है वहाँ पे अलग अलग व्यक्ति और उनके अपने अलग अलग विभाग होते हैं। प्रशासन इन सभी कार्यों को आपस में समन्वित करता है। जो मैनेजमेंट होता है वो सभी के कार्यों को आपस में समन्वित करता है, संजो के रखता है। समन्वय से कार्यों में एक रूपता क्या आती है, कार्यों में एक रूपता, तालमेल और सहयोग बना रहता है। इससे उद्देश्यों की प्राप्ति आसान होती है। अब देखते हैं यहाँ पे चीजों को जो उदाहरण से समझते हैं। प्रधानाचार्य, शिक्षक, लिपिक और प्रयोगशाला सहायक आदि सभी मिलाकर जब समन्वय से कार्य करते हैं, यानी जो पूरे एक स्कूल है, एक कॉलेज है, कोई भी है, तो उसमें प्रिंसिपल से लेके लिपिक तक, यानी शिक्षक, लिपिक, प्रयोगशाला सहायक सभी क्या है, आपस में समन्वय के साथ एक साथ कार्य करेंगे, तभी जो विद्यालय का वातावरण है वो सुचारू रूप से चलेगा, विद्यालय सुचारू रूप से चल पाएगा। सेकंड चीज हम देखते हैं प्रभावी नेतृत्व, यानी अच्छी लीडरशिप होना। अगर एक विद्यालय में प्रभावी नेतृत्व का होना जरूरी है, और इस नेतृत्व को बनाए रखने के लिए एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का होना जरूरी है। देखो, प्रशासन प्रभावी नेतृत्व प्रदान करता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो एक अच्छा नेतृत्व प्रदान करता है। नेतृत्व के बिना किसी भी संस्था के कार्यों को सही दिशा देना असंभव सा हो जाता है, संभव ही नहीं है। एक अच्छा प्रशासन प्रेरणा देता है, वो मार्गदर्शन करता है तथा टीम भावना विकसित करता है, कार्यों को एक साथ समन्वित कर पाए ताकि। अब देखो उदाहरण के लिए, प्रधानाचार्य का अच्छा नेतृत्व शिक्षकों और छात्रों को प्रेरित करता है तथा विद्यालय की प्रगति में सहायक होता है। तो देखो, नीड्स की जो अभी तक की ट्रिक है, उसको अभी तक के 4 पॉइंट है, उसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, URCL। यू से हो गया हमारे उद्देश्य, आर से हो गया हमारे संसाधन, रिसोर्सेस, और उसके बाद सी से हो गया समन्वय, कोऑर्डिनेशन, उसके बाद एल से हो गया नेतृत्व, लीडरशिप। तो ये सारी चीजें थी। URCL करके आप याद रख सकते हैं। यू से उद्देश्य, गोल हो गए, आर से रिसोर्सेस, संसाधन, और सी से हो गया समन्वय, कोऑर्डिनेशन, एल से नेतृत्व, लीडरशिप। तो मेरे साथ बोलिए, उद्देश्य, संसाधन, समन्वय, नेतृत्व। ये अभी तक हमने 4 नीड्स याद करी। अब देखते हैं हम 4th नीड्स कौन सी है, अनुशासन बनाए रखना। तो एक कोई भी संस्था है या विद्यालय है, वहां पे अनुशासन बनाए रखना जरूरी है। तो इसके लिए देखो, सुव्यवस्थित प्रशासन से विद्यालय में अनुशासन बनाया जा सकता है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा, प्रशासन अच्छा होगा ना, तो विद्यालय में क्या है, अनुशासन बनाया जा सकता है। तो स्कूल लेवल पर प्रशासन की सर्वश्रेष्ठ इकाई होती है प्रिंसिपल, ये भी याद रखिए। नियम, विनियम, नीतियों का पालन सुनिश्चित होता है। तो क्या है, अगर अनुशासन बना रहेगा, अच्छा वेल डिसिप्लिन रहेगा, तो नियम है, जितने भी रूल्स रेगुलेशन है, जितनी भी नीतियां हैं, उनका पालन कैसे होता है, सुनिश्चित तरीके से होता है। अनुशासन से जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया प्रभावी होती है, टीचिंग जो प्रोसेस है पूरी, वो इफेक्टिव होती है। विद्यार्थियों का ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छा होता है। एग्जाम्पल से समझिए, यदि विद्यालय में समय पर प्रार्थना, कक्षाएं, खेलकूद और अन्य गतिविधियां प्रशासन द्वारा सुनिश्चित होती हैं, तो अनुशासन स्वतः बना रहता है। अब देखिए 6 पॉइंट हम देखते हैं, अच्छा यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। अब इसके अंदर आएगा, तो देखिए कक्षा प्रशासन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अच्छा प्रशासन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करता है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा तो वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करेगा। पाठ्यक्रम और जो शिक्षण विधियां हैं, मूल्यांकन है आदि को प्रभावी प्रबंधन व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देगा।
इसमें शिक्षकों के कार्य में सुधार तथा विद्यार्थियों की उपलब्धि में वृद्धि होगी। इससे क्या होगी, शिक्षकों के कार्य में सुधार होगा और विद्यार्थियों की उपलब्धि में वृद्धि होगी। नेक्स्ट इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। प्रशासन पाठ्य चर्चा के अनुसार शिक्षकों को प्रशिक्षण देगा। जो प्रशासन है अगर अच्छा है तो जो पाठ्य चर्चा है उसके अनुसार शिक्षकों को क्या देगा, प्रशिक्षण देगा। उचित संसाधनों और मूल्यांकन की व्यवस्था करेगा। इसमें शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होगी। तो अगर देखिए, अगर स्कूल में एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई स्कूल की एग्जाम्पल से समझे आप, तो उसके बाद टीचर पे क्या रहेगा, उनको अच्छा प्रशिक्षण मिलेगा कि समय पर उनका सिलेबस कवर हो। इसके लिए उनको गाइड करा जाएगा कि ऐसे ऐसे आपको करना है। उनको अच्छे संसाधन उपलब्ध होंगे और जो भी उनकी व्यवस्था है उसका मूल्यांकन अच्छे से हो पाएगा। सातवां देखते हैं, निर्णय लेने में सहायता। तो यदि शैक्षिक प्रशासन सही है तो समय पर निर्णय लेने में मदद करता है वो। और यह सूचनाओं के संग्रह विश्लेषण, जो भी सूचनाएं हैं उनको इकट्ठा करता है, संग्रह करता है, उसका विश्लेषण करेगा, फिर सही विकल्प का चयन करने में सहायता करेगा। अच्छे निर्णय से संस्थागत कार्य आसानी से और सफलतापूर्ण संपन्न होते हैं। अगर अच्छा डिसीजन है, वेल डिसीजन है, तो जितने भी संस्थागत कार्य हैं वो आसानी से और सफलतापूर्ण क्या होते हैं, संपन्न होते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। छात्रों के परिणाम कम आने पर प्रशासन आंकड़ों का विश्लेषण करके समस्याओं का कारण जानता है। अगर किस छात्रों के अंक कम आ रहे किसी क्लास में, तो जो प्रशासन है वो क्या करेगा, सभी आंकड़ों का विश्लेषण करेगा और अंक के कम आने के पीछे का क्या रीजन है, इसके लिए सुधारात्मक कदम भी उठाएगा रीजन को जान के। आठवां देखते हैं, मानव संसाधन विकास। शैक्षिक प्रशासन शिक्षकों, कर्मचारी और विद्यार्थियों के व्यक्तिगत क्षमताओं के विकास में सहायता करता है। प्रशिक्षण, प्रेरणा, मार्गदर्शक और मूल्यांकन के माध्यम से मानव संसाधन विकास किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे, अगर शैक्षिक प्रशासन अच्छा है तो जो भी शिक्षक और कर्मचारी हैं, तो देखिए, अगर जो शैक्षिक प्रशासन शिक्षकों, कर्मचारी और विद्यार्थियों के व्यक्तिगत क्षमताओं के विकास में सहायता होता है। तो अगर प्रशासन अच्छा है ना, वहाँ पे जो जितने भी शिक्षक है, कर्मचारी और विद्यार्थी हैं, उनकी व्यक्तिगत विकास और उनकी क्षमता के विकास में सहायता होगा। प्रशिक्षण, प्रेरणा, मार्गदर्शन, उनको अच्छे प्रशिक्षण मिलेगा, उनका मार्गदर्शन अच्छा मिलेगा, वो अच्छे से मोटिवेट होंगे, मूल्यांकन अच्छे से हो पाएगा। ये सारी चीजें हैं। इससे विद्यालय की कार्य क्षमता और शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ती है। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, ये भी छात्रों के लिए सह पाठ्यक्रम विधियों का करना और मानव संसाधनों का विकास करना, इसका उदाहरण आप समझ सकते हैं। तो आप देखो, यहाँ देखते हैं इसको और अच्छे से। चलिए, अभी तक हमने जितने भी पॉइंट देखे नीट के, उसे रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने गोल देखा था, यानी उद्देश्य। सेकंड चीज हमने देखी रिसोर्सेज, और फिर देखा हमने कोऑर्डिनेशन यानी एक समन्वय। उसके बाद हमने डिसिप्लिन देखा था, और फिर क्वालिटी एजुकेशन होगी, प्रोवाइड करना। उसके बाद असिस्ट करना इन डिसीजन मेकिंग के लिए, रिसोर्स डेवलपमेंट और इफेक्टिव लीडरशिप, ये सारी पॉइंट्स हैं। और उसके बाद कुछ और पॉइंट देखते हैं इसके अंदर। अगला हमारा है वित्तीय प्रबंधन, यानी विद्यालय की समिति, यानी वित्तीय से संबंधित जितने भी कार्य है ना, उसको अच्छे से नियोजित और नियंत्रित और लेखा जोखा रखना आवश्यक है। साथ ही साथ जो उचित वित्तीय प्रबंधन के अपव्यय को रोकता है ये, और संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग संभव हो पाता है। बजट निर्माण में सहायक होता है। व्यय नियंत्रण और वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। उदाहरण देखो इसका, विद्यालय में भवन निर्माण, पुस्तक खरीद, साथ ही साथ प्रयोगशाला, उपकरणों का खेल सामग्री की खरीद के लिए उचित बजट बनाना, उनके अनुसार व्यय करना, वित्तीय प्रबंधन करना एक इसका इंपॉर्टेंट उदाहरण है। अब देखते हैं आईसीटी, तकनीकी विकास। तो आज के युग में शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए जो तकनीकी है उसका विकास बहुत आवश्यक है, और शैक्षिक प्रशासन आईसीटी के समुचित उपयोग, डिजिटल संसाधनों के प्रबंधन और तकनीकी उन्नयन को सुनिश्चित करता है। इसमें शिक्षा अधिगम प्रक्रिया रोचक, प्रभावी और आधुनिक बनती है। तो ये सारी चीजें हैं। इसको एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। क्लास, स्मार्ट क्लास हो गई, प्रोजेक्टर हो गए, ऑनलाइन जो मूल्यांकन है, स्मार्ट क्लास, प्रोजेक्टर, ऑनलाइन मूल्यांकन, डिजिटल रिकॉर्ड्स है, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का उपयोग है, और शैक्षिक प्रशासन की तकनीकी आवश्यकता को पूरा करना, ये सारी इसके अंदर चीजें आएंगी। अब देखिए ना, यहाँ पे जो चीजें हैं वो कुछ कैसे चल रही है। समाज एवं विद्यालय संबंध। अब उसके बाद ये भी बहुत जरूरी है कि समाज और विद्यालय के अच्छे रिलेशन हो। तो विद्यालय समाज का एक अंग है, इसीलिए विद्यालय और समाज के बीच अच्छे संबंध बनाए रखना आवश्यक है। जो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है, शैक्षिक प्रशासन है, वो अभिभावक, समुदाय, पूर्व छात्रों और अन्य सामाजिक संस्थाओं से सहभागिता को बढ़ावा देता है। इसमें विद्यालय को सहयोग, समर्थन एवं विश्वास प्रदान होता है। अब उदाहरण से समझते हैं, जो हमारी यहाँ पे मीटिंग्स होती हैं, बैठक्स होती हैं, वो इसके अंदर आ जाएंगी। और सामुदायिक कार्यक्रम हो गया, विद्यालय की सामाजिक संस्थानों का इससे सहयोग हो गया, स्थानीय संसाधनों के मिल उसके समाधान में विद्यालय की सहभागिता, ये सारी चीजें आएंगी। इसके उदाहरण देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे नीड्स के अंदर परिवर्तन के साथ अनुकूलन, यानी जैसे जैसे परिवर्तन आ रहा है उसके साथ सामंजस्य स्थापित करना भी बहुत जरूरी है। समय के साथ शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, विधियां और परिस्थितियां बदलती रहती हैं। टाइम के साथ साथ क्या है, जो एम्स है, पाठ्यक्रम है, विधियां हैं और परिस्थितियां हैं, वो चेंज होते रहती हैं। शैक्षिक प्रशासन परिवर्तन को स्वीकार कर
उसके अनुरूप योजना बनाने और क्रियान्वयन में सहायक होता है। तो परिवर्तन को स्वीकार करके और नई योजना बनाता है कि कैसे परिवर्तन से डील करना है, इसके लिए सहायक होता है। इसमें विद्यालय नवीन परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक कार्य कर पाता है। अब देखिए उदाहरण के लिए एनईपी 2020 के अनुसार पाठ्यक्रम में परिवर्तन आया है। नई शिक्षण विधियों का प्रयोग और ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था करना परिवर्तन के साथ अनुकूलन का एक उदाहरण है। अब यहाँ पे चीजों को समझते हैं और देखते हैं। अभी तक हमने पूरे के पूरे इसकी नीड्स समझ ली 12 पॉइंट्स में, और कुछ पॉइंट्स और है नीड के, आप उन्हें भी समझिए और इनमें से कुछ पॉइंट्स याद रखने की कोशिश करिए ताकि आप अपने आंसर को आसानी से लिख पाएं। अगर आप सभी लर्न नहीं भी करते हैं तो इसमें से 10 पॉइंट्स तो याद ही रखिए। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट 13 है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना। तो अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए प्रशासन का होना बहुत जरूरी है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी और समर्थन बनाता है। ये क्या है? शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी और समर्थन बनाएगा अगर प्रशासन अच्छा होगा। तो इसमें क्या है? यह पाठ्यक्रम शिक्षण विधियां मूल्यांकन और शैक्षिक गतिविधियों की उच्च गुणवत्ता के साथ संचालित करता है। इसमें शिक्षार्थियों के सर्वांगीण विकास संभव होते हैं। इसका एक उदाहरण से आप समझो इसको। अच्छा प्रशासन यह सुनिश्चित करता है कि योग्य शिक्षक, उपयुक्त पाठ्यक्रम, आधुनिक संसाधनों और उचित मूल्यांकन प्रणाली से विद्यार्थियों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। उसके बाद देखिए चीजों को और समझिए। आधुनिक समाज की आवश्यकता की पूर्ति। देखिए लगातार परिवर्तनशील है समाज और नई नई आवश्यकताएं उत्पन्न होती है समाज में। शैक्षिक प्रशासन शिक्षा को उन आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने में सहायक होता है। यह विद्यालय के समाज के लिए उत्तरदायी संस्था बनाता है। उदाहरण के लिए आज के समय में कौशल विकास अत्यंत आवश्यक है। स्किल का डेवलपमेंट होना, पर्यावरण शिक्षा अत्यधिक आवश्यक है, नैतिक शिक्षा आवश्यक है, आदि की आवश्यकता है। और जो शैक्षिक प्रशासन है इसमें विद्यालय शिक्षा का हिस्सा बनता है। अब देखिए आपातकालीन स्थितियों में प्रभावी प्रबंधन, प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना एवं अन्य संकट की स्थिति में प्रशासन आवश्यक होता है। शैक्षिक प्रशासन त्वरित निर्णय लेता है, यानी फास्ट निर्णय लेता है और सुरक्षा उपाय, वैकल्पिक शिक्षा के प्रबंध सहायक होता है। इसमें विद्यालय की सततता, निरंतरता बनी रहती है। सततता मतलब निरंतरता यानी कंटिन्यूटी भी बनी रहती है। जैसे कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा, समय सारणी में परिवर्तन, स्वास्थ्य सुरक्षा आदि का प्रबंधन शैक्षिक प्रशासन ने किया था। अब लास्ट देखते हैं शैक्षिक नवाचार और सतत विकास, यानी जो भी नवाचार आ रहा है और कंटिन्यूअस डेवलपमेंट हो कैसे करेगा ये? तो नवाचार अनुसंधान और प्रयोगों को प्रोत्साहित करने में एडमिनिस्ट्रेशन एक इंपॉर्टेंट अपनी भूमिका निभाता है और निभाता रहेगा। यह विद्यालय की प्रगति को बनाता है और सतत विकास सुनिश्चित करता है। नए विचारों और पहलों को करने में सहायक होता है। लास्ट एंड सेकंड चीज है, जैसे देखो नई चीजें, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था करना, ई लर्निंग जितने भी कार्यक्रम हैं या चीजें हैं उनका विकास करना, प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा, ग्रीन स्कूल अभियान आदि शैक्षिक नवाचार शिक्षण प्रशासन में सहयोग से ही सफल होते हैं। तो ये सारी जो नई चीजें हैं जितनी भी, जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से ही सफल हो पाती हैं। तो एक बार फिर से आप देखिए इतनी सारी चीजें हमने अभी देखी हैं और यहाँ पे अब आप निष्कर्षण देखते हैं कि कैसे आप अच्छे शब्दों में निष्कर्षण लिख सकते हैं। तो देखिए शैक्षिक प्रशासन शिक्षा की रीढ़ है, ठीक है। यह विद्यालय के सभी कार्यों को व्यवस्थित, समन्वित और नियंत्रित करता है तथा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति, संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुशासन व सतत विकास के लिए अनिवार्य है। बदलते समय के साथ इसकी आवश्यकता और भी बढ़ रही है। तो आपने जो पूरा टॉपिक समझाया उसको कुछ लाइन में यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे ना ये 12 जो हमने नीड्स समझी उसकी लिस्ट दे रखी है। और जो स्मार्ट एजुकेशन आप इसमें देख सकते हैं। और अब देखिए हम लास्ट अपने पॉइंट पे आते हैं कि हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन। सबसे पहले शैक्षिक प्रशासन का संक्षिप्त परिभाषा लिखें और उसके बाद जो शैक्षिक प्रशासन की क्यों आवश्यकता है ये बताएं और यह किन किन क्षेत्रों में उपयोगी है लिख सकते हैं। निष्कर्षण अंत में प्रशासनिक भूमिका के लिए अनिवार्यता स्पष्ट करें। ये सारी चीजें हैं और ये जो पॉइंट्स हैं इनको याद रखने के लिए आप कुछ वर्ड्स याद रख सकते हैं। ग्रोथ, ईडू करके, ईडू एक एजुकेशन से रिलेटेड वर्ड हो गया। और अभी जो ग्रोथ है ईडू है, देखो जी से हो गया हमारा गोल, और आर से हो गया रिसोर्सेज, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, और डब्ल्यू से वारंटी यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, और टी से हो गया टेक्नोलॉजी और नवाचार, एच से हो गया ह्यूमन रिसोर्सेज का विकास, और उसके बाद ई से हो गया इफेक्टिव डिसीजन, डी से हो गया डिसिप्लिन एवं नियंत्रण, यू से हो गया यूनिटी, जिसके अंदर यूनिटी के अंदर आ जाएगा हमारा समाज एवं विद्यालय की एकता। तो ये सारी चीजें थी। ये ग्रोथ ईडू एक इंपॉर्टेंट ट्रिक हो सकती है नीड्स को याद, नीड जितनी भी एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की याद रखने के लिए। तो एक बार साथ में बोले, जी से क्या था गोल, आर से रिसोर्सेज, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, और डब्ल्यू से वारंटी, और टी से टेक्नोलॉजी एवं नवाचार, एच से ह्यूमन रिसोर्सेज, ई से इफेक्टिव डिसीजन, डी से डिसिप्लिन एवं नियंत्रण, यू से यूनिटी।
आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो अच्छा सा कमेंट जरूर करें। थैंक यू सच फॉर वॉचिंग।